हे गाइस, व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। गाइस, जैसा कि मैं आपको अपने हर लेक्चर में बोलते आया हूं कि प्लीज आप मुझे भाई, भैया या दोस्त यार बोले, प्लीज मुझे सर ना बोले। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको अपना फैमिली मेंबर मानता हूँ। सच में मानता हूँ, लिटरली मानता हूँ। क्योंकि मैं आपको अपना फैमिली मेंबर मानता हूँ, तो ये आपका हक है कि मेरी लाइफ में क्या अच्छी चीजें हो रही हैं या किन चीजों से मुझे खुशी मिल रही है, वो आप जाने। ये सच में आपका हक है। गाइस, कल का दिन मेरे लिए बहुत खास था। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी पथ पे चलना शुरू करते हैं और आप जिसको देखकर, जिनसे इंस्पायर होके, जिनसे सीख कर आप उस पथ पर जा रहे होते हैं, अगर वो आके आपको अप्रिशिएट करे तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है। फिर आपको लगता है कि हाँ, आप एक राइट ट्रैक पे हैं। मैं आपका बस 2 मिनट लूंगा। मैं क्लास स्टार्ट करने ही वाला हूँ, बस आपका 2 मिनट चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गाइस, कल मुझे उनका मैसेज आता है, उनसे कॉल पे बात होती है, जो जुडिशरी के फील्ड में, लॉ के फील्ड में एक लेजेंड। ऐसा नहीं क्योंकि वो बहुत सारे पेपर क्लियर कर चुके हैं और एक वो टीचर है, इस वजह से नहीं। उन्होंने अपने कॉलेज के दौरान में बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाई किया, वहाँ से वो टॉपर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उसके बाद ना ही जुडिशरी, वो बैंक, आईबीपीएस और जितने एग्जाम होते हैं वो लगभग कई एग्जामों को क्रैक किए हैं। सॉरी। देखिए, कोई एग्जाम क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, बड़ी बात है, आदमी मेहनत करता है। बड़ी बात तब होती है जब आप किसी को पढ़ाएं, किसी को सिखाएं और सामने वाला एग्जाम क्रैक करता है। खुद मेहनत करके किसी चीज को पाना ठीक है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन खुद मेहनत करके किसी और को उसकी मंजिल तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जिनके बारे में मैं बता रहा हूं, उनके द्वारा कई बच्चे कई स्टेट में जज हैं और कई जज होने वाले हैं। उनमें से एक मैं भी हूं। मैं भी उन्हीं के द्वारा पढ़ा लिखा हूं। जो भी मेरे पास ज्ञान है सब उन्हीं का देन है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूं। कॉलेज के टाइम पे भी मैं उनके वीडियोस को देखता था। कॉलेज के बाद जब मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन करना शुरू किया, तब भी मैं उनके लेक्चर को सुनता था। गाइस, जब एक छात्र, एक स्टूडेंट अपने लाइफ में किसी चीज़ की शुरुआत करता है और उसके वो गुरु, जिनको खुद नहीं पता था, खुद नहीं पता है कि ये बच्चा ये उन्हीं से इंस्पायर होकर ये चीज़ें कर रहा है या उन्हीं से सीख कर ये चीज़ें कर रहा है, वो दिन उसके लिए बहुत खास होता है। जी हाँ, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो किसी पहचान के, किसी इंट्रोडक्शन के, किसी भी चीज़ के वो मोहताज नहीं हैं। आप उन्हें कई प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से देखे होंगे। मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ, आप सब उनसे पढ़ भी चुके होंगे, आप उनका लेक्चर देखे भी होंगे यूट्यूब पे और उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे भी। जी, मैं बात कर रहा हूँ द शुभम उपाध्याय सर की। फर्स्ट ऑफ ऑल, शुभम उपाध्याय सर, मैं आपको आज सबके सामने प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। कल आपका मुझे मैसेज आता है कि मैं कॉल करके आपकी टीम से बात करूं और आपसे कांटेक्ट करूं। मुझे लिटरली यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा सच हुआ। फिर आपसे बात हुई, आपने कॉल पे मुझे बताया कि आपने मेरा लेक्चर देखा, आपको मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, मेरा बोलने का जो तरीका है, आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। मैं जिंदगी भर की बात नहीं भूलूंगा। मैं कुछ भी हो जाऊं लाइफ में, कितना भी बड़ा हो जाऊं, ये बात हमेशा मैं याद रखूंगा कि आपने मुझे कहा था कि सत्यम, अगर मैं स्टूडेंट होता, मैं प्रिपरेशन कर रहा होता, तो मैं आपकी क्लास बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से एंजॉय करता और एक भी क्लास मिस नहीं करता। सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर। मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म से फिर से प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और थैंक यू सो मच गाइस, जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आप वीडियो को इतने अच्छे से देख रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, फिर मुझे डीएम करके आपसे, आपको जो भी दिक्कत है आप मुझसे पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच, मैं आपके काम आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मुगल एम्पायर का मैंने एक पार्ट में कुछ कवर किया है, आज मैं दूसरे पार्ट में उसको पूरा कवर करूँ। ओके, शैल वी स्टार्ट? चलिए शुरू करते हैं। मुगल एम्पायर में कल हम लोगों ने अकबर तक पढ़ा। आज हम उनके बेटे जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर जो थे
इनके पिता इनको प्यार से शेखू बाबा बुलाते थे। जहांगीर को इनके पिताजी प्यार से शेखू बाबा बुलाते थे और प्रिंस सलीम, जहांगीर जो थे उनके पिताजी अकबर द ग्रेट उन्हें शेखू बाबा बुलाते थे और उनका नाम प्रिंस सलीम था। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं या आ सकते हैं, तो उन्हें चेन ऑफ लॉ बोला जाता है, न्याय की जंजीर। ऐसा मान लीजिए या कह सकते हैं जहांगीर जो थे उन्हीं से जुडिशियल सिस्टम की शुरुआत होती है, इसीलिए इन्हें चेन ऑफ लॉ कहा जाता है। इनकी वाइफ का नाम क्या था, तो इनकी वाइफ का नाम था जोधाबाई और नूरजहां। जोधाबाई ये मत कहिएगा, इनकी मां का भी नाम है। जी हाँ, जहांगीर शेखू बाबा जो थे वो अपनी माँ की तरह अपनी बीवी चाहते थे। अब पता नहीं नेचर वाइज उनको अपनी माँ की तरह मिली या नहीं, लेकिन अपनी माँ की तरह जोधाबाई नामक स्त्री से ये शादी करते हैं, निकाह करते हैं। ओके, तो यहाँ पहला क्वेश्चन होता है आपका कि उन्हें चेन ऑफ लॉ कहा जाता है। दूसरा हुआ उनकी वाइफ। थर्ड, उन्होंने अर्जन देव नामक गुरु को फांसी पे लटकाया था, वो फिफ्थ गुरु थे। इनका नाम मत भूलिएगा, अर्जन देव। ये जो क्वेश्चन है अर्जन देव जी का, ये जुडिशरी में, एसएससी सीजीएल में और एक बार यूपीएससी में आ चुका है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 4, इन्होंने शालीमार गार्डन बनवाया, जो कहां पे है बताइए, कश्मीर में। क्या बनवाया, शालीमार गार्डन जो है कश्मीर में। गाइस मेरी राइटिंग थोड़ी सी बोर्ड पे खराब है, अदरवाइज मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे अपना हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं पॉइंट वाइज बताता जाता हूँ, आप ऐसे पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो क्लियर होगा ना कि ये सब चीजें आपको आराम से दिखती हैं कि मैं क्या लिखा हूँ, बाकी मैं बोलता तो रहता ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या थी, तो तुजू के जहांगीर, जो पर्शियन लैंग्वेज में थी। किस लैंग्वेज में थी, पर्शियन। इसके पहले तुर्क लैंग्वेज चलता था, जहांगीर से पर्शियन लैंग्वेज की शुरुआत हुई। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आपको समझ में आ रहा है ना? जैसा भी होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर इन 1615 थॉमस रो एंड विलियम हॉकिंस आते हैं। कहां से आते हैं, तो ये दोनों भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आते हैं और ये जहांगीर के दरबार में आके कहते हैं कि सर जहां बना हमें थोड़ी सी जगह दीजिए, हम अपनी फैक्ट्री डालना चाहते हैं। जहांगीर जी बोले ठीक है आप ले लीजिए, आपको जितना चाहिए जितनी आवश्यकता हो ले लीजिए, लेकिन उनका टैक्स आपको देना पड़ेगा। जहांगीर भी सोचे जगह खाली है, जमीनें खाली हैं, दे देते हैं। जहांगीर जी ने एक फरमान जारी किया इनके लिए और इन्हें कोलकाता में जमीन मिल गई और जहांगीर को इन लोग टैक्स पे करना शुरू कर दिए। जिस फैक्ट्री की शुरुआत की थी इन दोनों थॉमस रे और विलियम हॉकिंस ने, उसका नाम था विलियम फोर्ड। ओके, चलिए फिर इनका मकबरा कहां बना, कब्र तो शाहदरा लाहौर। जहांगीर जी का कब्र टॉम कहां बना, शाहदरा लाहौर। किसने बनवाया, तो इनकी बीवी ने, इनकी वाइफ ने, जिनका नाम है नूरजहां जी जो थी वो अपने, क्या बोला जाएगा, वैसे तो पति बोला जाता है लेकिन इन लोगों में क्या बोला जाता है मुझे याद नहीं है, शायद यार शादी का तो पता है निकाह बोला जाता है, लेकिन हस्बैंड को मुस्लिमों में क्या कहा जाता है आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, मेरे माइंड से भी स्लिप हो रहा है। तो ये अपने अपने शौहर के लिए अपने शौहर का टॉम बनवाया, कब्र बनवाया।
ओके, बस जहांगीर में आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मैं दावे से कह रहा हूं। हाँ, अगर आप यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हैं तो ये यूपीएपीओ का बैच है, जुडिशरी का बैच है, वहां से आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके पुत्र शाहजहां भाई साहब ऐसे इंसान हैं जो हमको लगता है जितने भी निब्बी निब्बा होंगे वो पक्का ही नहीं जानते होंगे। ताजमहल कोई जाने चाहे ना जाने, आशिक इन्हें जरूर जानते होंगे। और उस टाइम भी ये भाई साहब सबसे बड़े आशिक थे। इन्होंने अपनी वाइफ के लिए, अपनी मुमताज महल के लिए क्या बनवाया था? ताजमहल। आप कुछ किए हैं, आप भी करिए, भाई साहब ताजमहल बनवा दिए। और इनकी कैपिटल क्या थी? आगरा। शाहजहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, कैपिटल। और इनका पूरा नाम क्या था, मतलब रियल नेम क्या था? तो खुर्रम। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि शाहजहां का रियल नेम क्या था? तो खुर्रम। इनकी वाइफ का नाम आपको पता ही है, मुमताज महल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो उनका पूरा नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का पूरा नाम था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुमताज महल उनकी बीबी ही, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुमताज महल का पूरा नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ताजमहल के चीफ ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? दो लोग थे, उनका नाम अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता है कि ताजमहल को किसने बनवाया, ये पूछा जाता है ताजमहल को किसने बनाया। उसके आर्किटेक्ट का क्या नाम था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। दूसरे का उस्ताद ईशा। दो आर्किटेक्ट थे, पहले का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, दूसरे का नाम उस्ताद ईशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तुरंत नोट डाउन करिए और साइड में एक स्टार ऐसे बना लीजिए कुछ भी। चलिए, इसके आगे इन्होंने क्या क्या बनवाया था? तो मोती मस्जिद, जो कहां पे है? आगरा में। इन्होंने क्या बनवाया? मोती मस्जिद। ताजमहल सबको पता है, आप सब जानते हैं कि यही एक आशिक थे जो अपनी बीवी के याद में ताजमहल बनवाए। इनके बाद एक लोगों ने और बनवाया था, मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसे थर्ड फोर्थ कॉपी कर लीजिए। वो ताजमहल का थर्ड फोर्थ कॉपी था, एकदम घटिया, बेकार, एकदम बेकार, मतलब कोई देखना पसंद ही ना करे उसे। फिर उन्होंने रेड फोर्ट जो दिल्ली में है वो बनवाया, और जामा मस्जिद। रेड फोर्ट के ही सामने जामा मस्जिद है, आप अगर दिल्ली गए होंगे, रेड फोर्ट के पास गए होंगे, तो उसी के सामने ही जामा मस्जिद है। ओके, यहां तक आपको समझ में आया? अगर आपको ये चीज लग रहा हो कि बहुत हलवा है, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का मैसेज भी आया है कि मैं बहुत चीजों को हल्के में बता रहा हूं। जी हाँ, जीएस को मैं ऐसे ही करके आपको बताऊंगा कि वो हल्का ही लगे। चलिए, ये मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट था, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं और मैं आपको थैंक यू सो मच करता हूं। इनके कितने बेटे थे जहांगीर के? तो चार में आपको चारों का नाम जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसमें से दो जानिए। जो सबसे बड़े थे उनका नाम था दारा शिकोह, और जो सबसे छोटे थे उनका नाम औरंगजेब। देखिए, अक्सर होता है जो बड़े बेटे रहते हैं उन्हीं को सबसे पहले चीजें मिलती हैं, गद्दी उन्हीं को सबसे पहले मिलती हैं। तो दारा शिकोह को भी सबसे पहले गद्दी मिली, जो औरंगजेब को नहीं पसंद आई। फिर 1658 में औरंगजेब और इनके बीच में लड़ाई होती है, जिसको बैटल ऑफ धर्मत बोलते हैं। इस लड़ाई में औरंगजेब की जीत होती है और वो गद्दी पे बैठ जाता है। देखिए, यहां जमीन के लिए लोग काट पीट देते हैं, वो तो सिंहासन थी। सुल्तान बनना था उनको, रूरल बनना था, नेता बनना था, राजा बनना था। भाई साहब अपने भाई को, सगे भाई को मार के फेंक दिए।
औरंगजेब से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इनका नाम था आलमगीर, या इनको जिंदा पीर भी बोला जाता है। पीर बाबा होते हैं इसलिए इनको जिंदा पीर बोला जाता है। और इनका क्या नाम था? आलमगीर। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप अपनी कॉपी में ऐसे ही सीरियल वाइज नोट डाउन करते जाइए। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि कुछ पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से मैं अपना टेलीग्राम जो चैनल है वो मैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में लिंक नहीं कर सकता हूं। तो आप टारगेट फॉर आईक्यू के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे चले जाइए, वीडियो का नोटिफिकेशन वहां पे आपको मिल जाएगा। मैं सॉरी बोलता हूं कि आप लोगों को वीडियो जब आती है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। हालांकि 3 ही 4 लोग मुझे मैसेज किए थे, 3-4 लोगों का ही मैसेज आया था कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको लेक्चर टाइम टू टाइम मिल जाए, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अदरवाइज मैं फिर से बता रहा हूँ, सत्यम शुक्ला जुडिशरी /APO, आप इसको टेलीग्राम पे सर्च करेंगे इजिली मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम s.satyam ये वाई है 27 इंस्टाग्राम पे जाइएगा, ये ओपन प्रोफाइल है जहां पे आप मुझे डीएम करिए, मैं आपको टेलीग्राम पे ऐड कर दूंगा। और मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी सारी वीडियो का लिंक, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें टारगेट फॉर आईक्यू पे होंगी, मेरी लेक्चर जब टारगेट फॉर आईक्यू पे आएगी मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब का कैपिटल क्या था? तो औरंगाबाद। औरंगाबाद क्या था? औरंगजेब का कैपिटल। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, इसने फांसी पे किसे चढ़ाया था और क्यों? तो तेज बहादुर जी को औरंगजेब ने फांसी पे चढ़ाया था। क्यों चढ़ाया था? क्योंकि तेज बहादुर ने बैटल ऑफ धर्मत में दारा सिक्को का साथ दिया। तेज बहादुर जो थे वो अपने दोस्त, अपने साथी दारा सिक्को का बैटल ऑफ धर्मत में साथ दिए थे। इसलिए औरंगजेब जैसे ही गद्दी पे आता है थोड़े टाइम के बाद उन्हें फांसी पे चढ़वा देता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसने अपना बीवी का मकबरा बनाया अपने, इनको भी आशिकी चढ़ी थी। ये भी शाहजहां की तरह, अपने पिताजी की तरह इतिहास के पन्नों पे अपना नाम दर्ज करना चाहते थे एज ए आशिक। कुछ नहीं कर पाए, बहुत बेकार है ये। मतलब समझ लीजिए जो सबसे खराब पत्थर है, सबसे घटिया किस्म के, सबसे घटिया क्वालिटी की जो पत्थर है वो बीवी के मकबरा में दिखती है। इनकी बीवी का क्या नाम था? तो दिलदास बानो बेगम। इनकी बीवी का क्या नाम था? जिनके याद में ये बीवी का मकबरा बनवाए तो उनका नाम था दिलदास बानो बेगम। फिर इन्होंने कहां कैप्चर किया? तो बीजापुर को इन्होंने कैप्चर कर लिया। कब? 1685 में। और गोलकोंडा को 1687 में। आपको डेट नहीं याद करनी, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ईयर याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बस बीजापुर याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं आएगा। और गोलकोंडा, इनके गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। आप जितनी भी डायनेस्टी, अब मैंने आपको पहले पढ़ाई है दिल्ली डायनेस्टी में, दिल्ली सल्तनत में, फिर उसके बाद मुगल एम्पायर में गुरु, कैपिटल और क्या क्या बनवाए थे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इन्हें आप मिस मत करिएगा, गलती से भी मिस मत करिएगा। और हाँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आज ये मुगल एम्पायर कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली मैं फैन नहीं ऑन कर सकता हूँ क्योंकि आप लोगों को फिर दिक्कत होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सनसनाहट की आवाज़ आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है, सर आप साफ नहीं बोलते हैं। और क्योंकि मैं बहुत अमीर नहीं हूँ इसलिए मैं एसी नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं आपके लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे गर्मी में पढ़ा सकता हूँ। 1 लेक्चर नहीं, 2 लेक्चर नहीं, 3 लेक्चर नहीं, जितने लेक्चर आप बोलेंगे मैं आपको ऐसे ही गर्मी में आराम से पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है।
ऐसा बोला जाता है ना, जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, जिस काम में आपकी रुचि हो, वो काम आप कैसे भी और किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपका एपीओ में, जुडिशरी में इंटरेस्ट है, आप अपने माँ बाप के फोर्स किए बिना अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत मेहनत से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, घर में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो शुभम सर जैसे लोगों का कॉल आया, वो मुझे अप्रिशिएट किए, बधाई दिए। और क्या चाहिए लाइफ में, जब आपके गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके गुरु आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो भी वो गुरु जिन गुरु को ये नहीं पता था कि मैं उनका शिष्य हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने फिर से टैक्स शुरू किया, जजिया टैक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, जजिया टैक्स को मत भूलिएगा, चकारक टैक्स को मत भूलिएगा। जजिया जो था हिंदू पिलग्रिम्स के लिए था और जो चकारक था वो मुस्लिम रिलीजियस पर्सन के लिए था। और हाँ, ये भाई साहब को वीणा बजाने का बहुत शौक था। वीणा बजाने का इनको बहुत शौक था। ये अच्छे थे, बहुत अच्छा प्ले करते थे, ये वीणा बजाते थे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनकी कब्र कहाँ थी? तो खुलदाबाद, जो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में लिखते हो खुलदाबाद, शायद राजस्थान पे भी है, तो नहीं, खुलदाबाद जो महाराष्ट्र में है वहां उनकी कब्र है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मुगल एम्पायर कंप्लीट होता है। कल मैं आपको मराठा साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। आई होप अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है आपको समझ में आया है। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने मैं क्यों खुश था उसका रीज़न आपको बताया है। अगर मैं खुश हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करूँ। हाँ, तो ये जो अनाउंसमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, ये अनाउंसमेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे करूँगा। तो प्लीज़ आप जाके उस अनाउंसमेंट को सुनिए। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अनाउंसमेंट मैं करने जाऊँगा वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आई होप आप उसको जाके जरूर सुनिए। चलिए, आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।